गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली एक साथ ही चल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग का कुछ बहुत सारे बच्चों का कहना है कि नहीं सर आइसोमेरिज्म थोड़ा अलग से पढ़ा देंगे। हम लोग बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम लोग नोमेनक्लेचर को आज ख़त्म कर लें तो बेहतर है। तो चलिए नोमेनक्लेचर और एनसीईआरटी जब भी मैं क्लास लूँ एनसीईआरटी को ज़रूर बगल में रखें। हो सकता है कि मैं पेज नंबर भी बताऊँ कि ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन है, एंड वगैरह। तो चलिए आज हम लोग नोमेनक्लेचर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग का 4 कार्बन तक हो गया था। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। बस हम लोग का 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग दूसरे तरफ चलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया, 4 आ गया। अब आएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 आ गया। तो 5 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 अगर आ जाएगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पेंटेन बोलूँगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 तो पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। कीजिए पहले इसको, तो 1 2, अब पॉसिबिलिटी जो संभावनाएं हैं पेन उनको लिखना होगा मुझे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 और एक देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। फिर कोई कहेगा नहीं सर इसमें 5 कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, और इसमें कितने कार्बन का चेन, 1 2 3 4 कर देते हैं, और 2 बच गया ना, तो एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो देख रहे हैं नंबर ऑफ आइसोमर मैंने बना लिया। अब इसमें मैंने क्या करना है, क्लोरीन को करना है। तो देखेंगे इसको बोलेंगे मैंने, अब इसको थोड़ा सा एक नोमेनक्लेचर और कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि लॉकडाउन में नहीं पढ़े हों। 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5 हो गया ना। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल पेंटेन। नेक्स्ट आएगा हम लोग का एक कार्बन पे, मैंने पिछले क्लास में चर्चा चला दी थी। एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं, आइसो। एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो। और यहाँ पे आ जाएंगे तो दिस इज़ द केस ऑफ आइसोपेंटेन। और अगला जो आएगा वो तो नियो हो जाएगा ना। तो ये कार्बन में जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन नियो हो गया। देख रहे हैं ना यहाँ पे नियो। और कार्बन की संख्या टोटल कितनी आ गई, 5 आ गई। 3 2 5, दिस इज़ द केस ऑफ नियो पेंटेन। तो इसको नॉर्मल पेंटेन। एक कार्बन पे 2 CH3 आ गया, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोपेंटेन। और एक कार्बन पे 3 CH3, इसको छोड़ दीजिए, ये चेन बनाएगा, ये तो मेरा चेन बनाएगा, यहाँ से चेन चलता चला जाएगा। तो इसलिए एक कार्बन पे 3 ही CH3 मानेंगे, पिछले क्लास में भी हुआ है। तो एक कार्बन पे 3 CH3 तो ये टॉट है। लेकिन अगर बगल में कार्बन आ जाए, एक कार्बन पे 3 CH3, फिर समझिए एक कार्बन पे 3 CH3 रहे तो वो टॉट है, लेकिन बगल में अगर कार्बन आ गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, नियोपेंटेन। इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। अब इससे हम लोग आइसोमर बना लें। कितने आइसोमर बन सकते हैं इससे, है ना, क्योंकि वहाँ पे आइसोमर यूज़ करेगा वो क्वेश्चन में, एनसीईआरटी क्वेश्चन में यूज़ करेगा, कहेगा कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो पहले चलिए इसमें चलते हैं। तो इसमें अब पॉसिबिलिटी संभावनाएं जो हैं उस पर हम लोग तलाशते हैं। तो ये CH2 और ये क्या हो जाएगा ना, CH3 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ूँ चाहे यहाँ जोड़ूँ, बात बराबर है। ये सेकेंडरी अलग है और ये सेकेंडरी अलग है। क्यों, क्योंकि नंबरिंग अगर मान लीजिए सपोज इमेजिन कीजिए ना, यहाँ पे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, तो क्लोरीन को जैसे ही इस पर हम प्लस करेंगे तो 1 2 2 क्लोरो। इधर भी क्लोरीन को इस पर करेंगे तो 1 2 2 क्लोरो। नोमेनक्लेचर 2 क्लोरो चल रहा है, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर अलग चलेगा, 1 2 3 क्लोरो। यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यानी इसमें 3 पॉसिबिलिटी आई, तीनों को हम लोग बारी बारी से कर लें। तो यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 नेक्स्ट हो जाएगा, CH2 नेक्स्ट हो जाएगा, CH2 नेक्स्ट हो जाएगा, CH2 और फिर हो जाएगा CH3। और यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। कोई कहेगा नहीं सर इस पे जोड़िए, ये सेकेंडरी पे जोड़िए, इस सेकेंडरी पे जोड़ेंगे चाहे इस सेकेंडरी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल यहाँ पे कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर CH3 CH हो जाएगा ना, CH। यहाँ पे एक क्लोरीन को जोड़ेंगे, फिर ये मॉलिक्यूल CH2 CH3 2 चला गया। चलिए कोई कहेगा नहीं सर तीसरे नंबर के कार्बन पे जोड़िए, तो तीसरे नंबर के कार्बन पे एक तीसरे नंबर यहीं पे जोड़ देते हैं। तीसरे नंबर के कार्बन पे अगर हम जोड़ेंगे, इस पे जोड़ रहे हैं तो इस पे जोड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, फिर CH3
ये CH2, इस पर ना क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं एक तरह से, ये क्लोरीन, ये CH2 और ये, मतलब अगर किसी पेंटेन पे अगर मान लीजिए कि अगर क्लोरीन को अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। बाद में सीखेंगे इसमें स्टीरियो आइसोमर भी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी है, बाद में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 3 आ गया, तो इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा, नंबरिंग कीजिए, हो गया तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और 5 कार्बन है ना तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। इसमें भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस है, ये जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ये गया, नंबरिंग करेंगे तो जिधर से ये मिलेगा उधर से भागना है। पिछले क्लास में बताया ना, जिधर से हीरोइन ज़्यादा जल्दी मिलेगी उधर से भागना है, यानी जिधर से फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा जल्दी मिलेगा उधर से भाग जाइए। तो ये 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 पे ना क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी है टोटल 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। इसमें आएंगे दोनों तरफ से बात बराबर है, 1 2 3 1 2 3, यानी आप दोनों साइड से जा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्लोरीन है, इसका नेम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। कार्बन टोटल कार्बन 5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन। क्लियर। इसमें आएंगे, अब इसमें जो चलेंगे इसको बाद में हम लोग देखते हैं। इसमें जो चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन की संख्या देखिए क्या है। अब ये कोई बच्चा यहाँ पे जोड़ेगा, कोई यहाँ पे जोड़ेगा, कोई यहाँ, देखिए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। देखिए ना, ये प्राइमरी है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये सेकेंडरी है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये टर्शियरी है, 3 कार्बन से कनेक्ट है, और ये प्राइमरी अलग है और ये प्राइमरी अलग है। कैसे अलग है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है और ये प्राइमरी दोनों टर्शियरी कार्बन से कनेक्ट है, यानी दोनों की कनेक्टिविटी ही अलग है, इसलिए टाइप्स ऑफ कार्बन अलग हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं क्लोरीन को, यहाँ पर भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, लिखिए यहाँ पे CH3 CH, फिर क्या आ जाएगा CH3। देखिए आइसोमर मैं बना रहा हूँ, अभी कोई आइसोमर बता नहीं रहा, लेकिन आइसोमर बना जरूर रहा हूँ, है ना। बाद में लोग सीखेंगे कि कौन सा आइसोमर है, CH2। फिर यहाँ से आएंगे, ये मॉलिक्यूल आएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे कौन आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा CH, और ये Cl, और फिर जाएगा यहाँ पे CH3। यहाँ पे आएंगे, इस कार्बन पे जोड़ेंगे तो ये कार्बन पे प्लस कीजिएगा C, इधर जाएगा Cl, इधर जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH2, फिर CH3। कोई बच्चा कहेगा सर आइसोपेंटेन में ये दोनों कार्बन जो है यहाँ पे जो है ना, इस पे प्लस कीजिए क्लोरीन को, मतलब अगर क्लोरीन को डालेंगे तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन चारों में ये दोनों बात बराबर है। मैंने बोला है अभी तुरंत, वीडियो को पीछे देखिए समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH, इसमें से तो किसी एक पे जोड़िए ना, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का CH2 Cl हो जाएगा, फिर ये CH, यहाँ CH3 CH2 CH3 जाएगा। चलिए आइसोमर तो बना लिए इससे, अब इससे हम लोग को क्या बनाना है, नंबरिंग कर लें, नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करिए पहले। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये जाएगा ना, ये हम लोग का क्या होगा लॉन्गेस्ट पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस निकालिए, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, ऐसे भी जा सकते थे, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, और इसमें जिधर क्लोरीन है वही मेरा क्या होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा। आएंगे इसमें अगर हम लोग करेंगे तो देखेंगे ये क्या हो गया 1 2 3 4, देखिए 1 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल है ना, 1 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 3 पे मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम भी आप जानते हैं, एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं आइसो, NCERT अक्सर यूज़ कर लेता है। तो एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं आइसो बोलेंगे ना, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या हो जाएगा मेरा आइसो हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो आइसो लिखेंगे,
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो, ये तो समझ गया। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है 5, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आइसोपेंटाइल। और क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। फिर क्योंकि देखने कट तो नहीं रहा है, चलो ठीक है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। देखें, चलो ठीक है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, सही है सही है, चलो ठीक है, आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो गया। इसके बाद से इधर से जाएंगे तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये ना जा रहा है, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा। नंबरिंग किधर से जाएगा, सी क्लोरो और ये क्या है मिथाइल, तो सी क्लोरीन और मिथाइल में कौन पहले आएगा, क्लोरीन। इधर से जाएंगे, ये भी एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही बिहेव करता है। नोमेनक्लेचर में आएगा समय तो मैं बता दूंगा। 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरीन है तो यहाँ पे जाएगा हम लोग का 2 क्लोरो, फिर 3 पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो मिथाइल, 2 क्लोरो मिथाइल, 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन। इसमें आएंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस आएगा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये 2 पे ना मिथाइल है, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे क्लोरीन है ना, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं ना यहाँ पे, तो पहला लिखाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 का 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, इसी को क्या लिखेंगे ब्यूटेन। इसमें आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो देखिए 1 पे क्लोरीन आ गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे हो गया। चलिए इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए बॉन्ड लाइन कभी कभी यूज़ करता है, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है, एक देखिए लाइन में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। कितने पे कार्बन क्लोरीन है, 3 पे क्लोरीन है, 3rd नंबर पोजीशन पे है क्लोरीन, दे दिया यहाँ 3rd नंबर पे आ गया। इसमें कोई कहेगा कि सर इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा, खींचिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 2 नंबर पे है ना, दे देंगे ऐसे। फिर इसमें अगर कोई कहेगा कि कैसे होगा, फिर 5 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरीन है तो फर्स्ट पोजीशन पे हम क्लोरीन को ऐसे लिख दे, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दे सकते हैं। उसी तरह इसमें कोई पूछेगा तो इसको कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन में देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड लाइन में कभी कभी आता है 1 2 3 4 4 है ना, 1 2 3 4, 1 पे क्लोरीन है तो 1 पे क्या डाल देंगे क्लोरीन को, 2 पे मिथाइल है तो 1 2, 2 पे ना मिथाइल है तो 2 पे ऐसे केवल कर देंगे। ये देखिए ना किनारे में क्या रहता है CH3, यहाँ पे देखिए ना इसके कॉर्न, ये बस एंड पॉइंट पे क्या है CH3, इसके एंड पॉइंट पे क्या है CH3, तो इसके भी ये एंडी पॉइंट ना मानेंगे, तो 1, तो ये कार्बन को 1 हो गया, ये कार्बन 2 और 2 पे 1 2, 2 पे मेरा मिथाइल है, 2 पे मेरा मिथाइल हो गया। क्लियर, तो 5 कार्बन तक का कहानी क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा ऊपर क्रॉस नहीं करता है, ये लिख लेंगे, वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग का चलेगा तो पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, चौथा नंबर कार्बन, 5वां नंबर कार्बन तक हम लोग का सारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब इसमें थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग एंट्री कर जाते हैं, 1-2 साइक्लिक स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं क्योंकि वो भी आता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड वगैरह एंड वगैरह, वो भी देख लेंगे, थोड़ा सा आएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मान लेंगे कि अगर ये क्या है मेरा साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक कार्बन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, जब नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन हो गया। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में मान लेंगे कि हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला, प्रत्येक जितने सारे कार्बन होते हैं सारे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4,
यहाँ पर भी जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी जाएंगे 1 2 3 4। तो उसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकालिए और एक हाइड्रोजन को निकाल करके इस पर क्लोरीन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये था मीथेन, मीथेन से हाइड्रोजन निकला है तो आप क्या बोल रहे थे, मिथाइल। ये इथेन था ना, C2H6 क्या था, इथेन था, और इथेन से हाइड्रोजन निकला था तो आप क्या बोल रहे थे, इथाइल। तो मीथेन से मिथाइल, तो इथेन से इथाइल। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है ना, तो साइक्लोप्रोपेन से क्लोरीन निकल गया तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। यही तो मेरा कॉमन नेम है। यूपैक नेम में क्या आएगा, तो पहले क्लोरीन ना आता है, तो पहले क्लोरीन आएगा तो यानी क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोरो अल्केन, हाइलो अल्केन लिखवाया था ना, हाइलो अल्केन, चैप्टर का नाम नेम भी यही है आपका। तो क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया। चलेंगे, मान लेंगे कि सपोज कीजिए कि ये मॉलिक्यूल आ गया, साइक्लोहेक्सेन में अक्सर यूज़ होगा। यहाँ पे मान लेंगे एक क्लोरीन यहाँ पे दे दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी से हिंट्स लीजिए ना और लिखिए इसका नोमेनक्लेचर। तो पहला क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। कॉमन नेम में अल्काइल चलता है, लिखवाया है मैं पिछले क्लास में, आप देखिएगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या इसी को क्या बोलेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरो और तब क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये भी हो सकता है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सपोज कीजिए कि अगर ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे अगर आ गए और यहाँ पे क्या किया, ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दे, प्लस किया, यहाँ पे C2H5 को किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इथाइल, और ये क्लोरीन है, सबसे पहले तो क्लोरीन आएगा ना, 1 2 C आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। 2 पे इथाइल है तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल, 1 क्लोरो 2 इथाइल। और ये तो साइक्लोहेक्सेन है तो ये हो जाएगा हम लोग का कौन सा, साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। ऑर्थो मेटा पारा वो देख लें, हम लोग देखेंगे वहाँ पे, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। मान लेंगे मैंने पिछले क्लास में कहीं ना कहीं चर्चा चला दी थी, नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट करें हम लोग। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। इसको बोले थे क्या, 1 2 पोजीशन, इसमें आएंगे 1 और 3 पे जाएगा ना, एक 1 1 पे है और यहाँ पे 3 पे गया, 1 3 पोजीशन। और फिर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगला जो मॉलिक्यूल आएगा वो क्या हो गया, 1 पे आ गया और 4 पे आ गया, तो 1 4 पोजीशन। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पे और 2 पे है, तो इसको क्या बोला था मैंने, 1 2 डाइक्लोरो, मैं पढ़ाया वो कॉपी में है आप लोग का, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1 2 3 पे है ना, 1 3 पे है, तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये दोनों को क्या बोले थे, मेटा मैंने बोला था। यहाँ पे भी देखेंगे, वीडियो को स्टॉप करें, पीछे में देखिए, जरूर मैंने पढ़ाया है। 1 3, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सपोज कीजिए कि आपने 11th बिल्कुल ध्यान नहीं दी है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं बहुत आगे रहता। कोशिश कीजिए समझने का, ताकि वहाँ पे एक एक प्रॉब्लम आपका मतलब कि NCERT पूरी तरह से समझ में आए। यहाँ पे आ जाए, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल में आएंगे तो ये बेंजीन हो गया ना, फिर यहाँ पे एक क्लोरीन देंगे, यहाँ पे एक क्लोरीन, तो ये 1 2 3 4, तो 1 4 पे ना आ गया, तो ये क्या बोलेंगे, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब भी रहेगा उसको P का मतलब पैरा, तो यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हम लोग का हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नोमेनक्लेचर कंप्लीट है ना, नोमेनक्लेचर हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, इंटेक्स क्वेश्चन है 10 पॉइंट, वहाँ पे जैसे ही इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 देखेंगे वो बनाना है, 10.2 वो बनाना है, और एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में आप लोग का होमवर्क ले लेंगे हमसे। होमवर्क में क्या करना है,
अच्छे से बनाइए। कल पिछले क्लास में जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब होमवर्क आएगा, होमवर्क में 10.1, 10.2 और 10.3 बनाना है। 10.1, 10.2, 10.3 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 टच कीजिए और अगले क्लास में जितने सारे आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे मैं आप खुद बना दूंगा वहाँ पे। क्लियर? 10.1, 10.2, 10.3 टच करना है आपको। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किधर, डाइपोल मोमेंट की तरफ आएंगे। डाइपोल मोमेंट में आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे एक चीज़ ये देख लेंगे, ये एक क्वेश्चन और आपका है वहाँ पे, मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CH, यहाँ पे आयोडीन 3 पे शायद कि 2 पे आयोडीन है, यहाँ पे CH2CH और यहाँ पे मैंने आयोडीन डाला और CH। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3, ये CH3 और ये CH3 किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर में क्या कर देंगे, आयोडीन को दे दिया और तब मॉलिक्यूल को देंगे CH2CH2CH3। तो पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। पहला नियम क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। नंबरिंग किधर से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा ब्रांच, ये वाला ब्रांच, इसका ब्रांच, और ये मॉलिक्यूल खुद अपने आप में ब्रांच बना लिया है। तो कहता है, रूल कहता है, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचिंग, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए स्मॉल ब्रैकेट। उतने में नहीं जाना है, हम लोग को जल्दी से करना है। तो अगर ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना लिया, अगर ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना लिया है तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है। तो देखेंगे पहले इसका नाम हम लोग नंबरिंग कर लें। आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चलेंगे तो इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है ना, जहाँ पे जुड़ा वहीं से 1 शुरू कीजिए, 1 और ये क्या हो गया 2, तो इसका नाम क्या होगा 1 2, तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 यूज़ कर लिए तो 1 नहीं क्या, तो आप चाहते कि नहीं सर 1 हम कंफ्यूज कर जाएंगे बाद में, तो इसको 1 प्राइम कर लेंगे, 1 प्राइम, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 प्राइम। तो 1 प्राइम डाई मिथाइल, 1 प्राइम डाई मिथाइल, और 2 कार्बन में से इथेन होता है और इथेन में से हाइड्रोजन निकलता है तो इथाइल होता है ना। तो 1 प्राइम डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का इथाइल हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर ये होगा। तो अब इधर से आएंगे तो 1 2 3 पे ना आयोडीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्या 3 आयोडो। 4 पे क्या है 4, यही ना 4 पे इतना है। तो ब्रांच जब खुद अपने आप में ब्रांच बनाएगा तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में करना है। तो इसका बस ये क्या है, इसका नेमिंग क्या है, यहाँ पे 4 पे ये जुड़ा है तो 4 पे कौन जुड़ा है ये, और इसका नाम क्या है पहले से हम लोग किए हुए हैं, बस लिख देना है 1 प्राइम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्राइम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है ना तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे इथाइल, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद से 7 है ना, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा, 7 का मतलब हेप्टेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में है, देखेंगे यहाँ पे पहला हो गया, जो भी होगा अपना क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको मिल जाएगा। एक लिखा है वहाँ पे CCl3CH ऐसे लिखा है और CCl3 का होल 3 दे दिया है। कैसे सोचेंगे आइए, तो CCl3OH का मतलब क्या है कि पहले C देंगे और C पे क्या है H हो गया। कितना कार्बन है यहाँ 3 कार्बन ना, 3 कार्बन 3 सील के साथ आ रहा है, प्रत्येक कार्बन 3 सील के साथ। रुक जाइए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे जगह है हम लोग के पास। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा CCl3CH आ जाएगा, CCl3CH, CCl3 का होल 3 होगा और तब CH है। अब यहाँ पे आएंगे तो C पे कौन आ गया H आ गया ना। कितने क्लोरीन है, कितने CCl3 हैं 3 CCl3 है, तो एक CCl3 यहाँ पे दे सकते हैं, एक CCl3 यहाँ दे सकते हैं और एक CCl3 यहाँ दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, यहाँ पर भी क्या है क्लोरीन है शायद। तो अब अगर हम आएंगे तो C जाएगा ना,
इधर कौन हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग आएंगे, इसमें ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर भी Cl कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पर भी Cl कर लीजिए, शायद यही क्वेश्चन है, मेरे पास अभी फिलहाल NCERT लाया नहीं हूँ, समझिएगा इसको। तो C हो गया, और C पे इधर कौन है, Cl है ना, तो 3 Cl को तोड़िए, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसको भी तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Cl Cl Cl, इसको भी तोड़िएगा तो क्या आएगा, Cl Cl Cl, हो गया। पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोजोगे, है ना, और यहाँ पर भी 2 Cl है, यहाँ पर भी 1 Cl यहाँ पर भी है। पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोजो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोज लिया यहाँ पे। अब नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3, देखिए ना यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 1 1 हो गया ना, 1 पे 3 क्लोरीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन आ गया ना, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो है तो छोड़ दीजिए अभी, 1 1 1 1 1 1, फिर क्या है 3 3 3, फिर 2 पे भी तो है 1 1 1 2, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 3 3, कितना क्लोरीन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो हो गया। ये क्या है, ये देखेंगे, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो, देख रहे हैं ना यहाँ पे ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है ना, ट्राई क्लोरो है, ट्राई क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरीन या क्लोरोमिथाइल भी बोल सकते हैं, क्लोरोमिथाइल, लेकिन क्लोरोमिथाइल नहीं है, ट्राई क्लोरोमिथाइल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने पे है ये, 2 पे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ट्राई क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरोमिथाइल हो गया यहाँ पे 2 ट्राई क्लोरोमिथाइल, ये इसका नेमिंग हो ही गया 1 2 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 का मतलब प्रोपेन। जल्दी लिखिए तो थोड़ा सा बुक में देखता हूँ, अच्छा जो रहने दीजिए, अगले क्लास में मैं देखूंगा, समय हम लोग का जाएगा। ट्राई क्लोरो हो गया, ऐसा ही करना है वहाँ पर भी, देखेंगे नेक्स्ट, ये मैं मिटाता हूँ। अब एक मॉलिक्यूल और हम लोग कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड लाइन में ऐसे दिया रहेगा, तब उसको कैसे करेंगे। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लेंगे कि अगर NCERT में ऐसे लिख दिया CH3, ऐसे दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे H दिया, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रोमीन दे दिया, फिर यहाँ पे ऐसे 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 कर रहा है, कुछ नहीं है। बॉन्ड लाइन को पकड़िए, पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐसे दिया है ना, तो इस कार्बन पे क्या है मेरा CH3 हो गया, C, यहाँ पे C आ गया, और कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे H है, CH दे देंगे, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे देंगे, C हो गया, C पे कौन है, ब्रोमीन दे देंगे, इधर मॉलिक्यूल चलेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। हाँ, ये पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ले लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से नहीं जा सकते, 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से भागना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 3 पे ना ब्रोमीन है, तो जब ब्रोमीन है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो, 6 कार्बन है, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इन, हो गया, यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा क्या है, किस प्रकार का हैलाइड है, तो किस प्रकार का हैलाइड है, तो आप जानते हैं कि ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है ना, ये कार्बन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी सेकेंडरी हैलाइड है, ये भी सेकेंडरी हैलाइड। तीसरा पूछेगा सेकेंडरी में कैसा, तो ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल, यानी ये विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विनाइलिक, और विनाइलिक से ही हैलोजन अटैच है, इसलिए क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। क्लियर क्लियर, चलिए अब आप लोग का नोमेनक्लेचर बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, अगले क्लास में जो प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा आपका। नेक्स्ट आएंगे, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आएंगे किधर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो अब आ जाएंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हेडलाइन देंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, आएंगे थोड़ा सा नेचर ऑफ CX बॉन्ड में।
तो पहले थोड़ा सा एक्स का मतलब क्या बताया था, हैलोजन। एक्स का मतलब क्या है, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन, और हैलोजन में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एटी का मतलब स्टेटाइन। इसकी केमिस्ट्री उतने अभी नहीं जाननी है आपको। अब इसमें आ जाएंगे तो हैलोजन के केस में जब चलेंगे तो ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आएंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू कितना होता है, 4.0, इसका 3.0, इसका 2.8 और इसका होता है 2.5। थोड़ा याद रखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करता क्या है, थोड़ा सा आइए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ नहीं करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है ना, ये अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही समझिए आप लोग। अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर, बस इसी से हम लोग का काम चल जाएगा। अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब 11 था ये, अभी घेरेंगे तुरंत। अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेंगे कि H आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, F आ गया, H आ गया और यहाँ पे कौन, Cl, फिर H आ गया यहाँ पे कौन, Br, फिर H आ गया और यहाँ पे कौन, आयोडीन आ गया। तो थोड़ा सा साइज बढ़ाते चले जाइए। HCl, ये क्या हो जाएगा, HBr, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना, तो HBr, और ये क्या हो जाएगा, HI हो गया। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देख रहे हैं ना, 4.0 फर्स्ट पूरे पीटी में फ्लोरीन जाता है सबसे ज़्यादा। तो फ्लोरीन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी बॉन्ड, मान लीजिए कि आप, हमारे और आपके बीच में बॉन्ड है, हमारे ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, हमारे और आपके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। आप ताकतवर ज़्यादा है तो निश्चित है कि ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ आप खींच लेंगे। तो जैसे जैसे ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी अपनी तरफ जाएगा, आपकी तरफ जाएगा, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो जो गेन करता है वो तो माइनस होगा, जो लॉस करता है वो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन कंप्लीटली नहीं जा रहा है, कंप्लीटली जाता तो आयनिक हो जाता वो, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक माइनस होता है तो एक क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जैसे जैसे हम इधर जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। फ्लोरीन, आप फ्लोरीन है एक तरह से, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन तो आपका था, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में, हम दोनों के बीच में था ये, और इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये, वो तो मेरा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो ऐसे रख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ है और एक इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ है। आप ताकतवर ज़्यादा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, जैसे मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हैं, तो आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ही है, मेरा इलेक्ट्रॉन भी आपकी तरफ मूव कर रहा है, यानी हमने लॉस किया और आप गेन किए। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस कहते हैं। वो किया क्या यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को, बस शॉर्ट में समझा रहे हैं ताकि हम लोग का 12 निकल सके अच्छे से। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, अपनी तरफ पूरी तरफ से किया खींच लिया है। क्लोरीन थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब वैल्यू देख रहे हैं, तो ये क्या किया, बॉन्डेड पेयर को उतना नहीं खींच पाया। ब्रोमीन थोड़ा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये क्या, देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, इधर से आ गया। और आयोडीन के केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो यानी ऊपर से नीचे, ये तो कांस्टेंट है ना प्रभु, यानी ऊपर से नीचे जाने पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो देखिएगा, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो गया, डेल प्लस। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, उसको डेल माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस। थोड़ा छोटा कर दिए, डेल माइनस डेल प्लस। इसमें और छोटा कर रहे हैं, डेल माइनस डेल प्लस। इसमें और छोटा कर रहे हैं, डेल माइनस डेल प्लस। यानी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं पोलैरिटी तो घट रहा है,
नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इस पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खींचा है, ये ज़्यादा खींचा इसलिए ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा लॉस किया, ज़्यादा पॉजिटिव। तो ऊपर से नीचे जाने पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। यानी जिस मॉलिक्यूल में भी नेगेटिव बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड में, जिसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिएट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। उसी को क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। यानी हम कह सकते हैं ना कि ड्यू टू, समझिएगा यहाँ पे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना है, डेल ई निकालिए ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना है 4.0, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है हाइड्रोजन का 2.1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, तो ये 2.1 करेंगे तो ये कितना आएगा 1.9 आएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस निकल गया। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बॉन्ड, ये more electronegative atom, more electronegative atom, more electronegative atom bears, more electronegative atom bears क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव है, more electronegative atom bears पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब आ गया तो जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब क्रिएट हो जाए, हेंस बॉन्ड विल बी पोलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 में ज़रूरत पड़ेगी। हेंस बॉन्ड विल बी पोलर, हेंस बॉन्ड विल बी पोलर, यानी मेरा बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया। और जब पोलर हो गया तो निश्चित ही ये रिएक्शन को ज़्यादा तेज़ी से करेगा। अब समझिए, तो ऊपर से नीचे जाने पे आप एक चीज़ जानते हैं, नहीं जानते तो सीखेंगे हम लोग। ये मान लेंगे कि कोई बॉन्ड है, ये एटम यहाँ पे दोनों है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक है। सपोज कीजिए बी का मतलब बॉयफ्रेंड, जी का मतलब समझ रहे हैं आप, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक है। तो जब एक दूसरे के नज़दीक अगर दोनों है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर ये बॉन्ड अगर बड़ा हो जाए, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बॉन्ड मेरा बड़ा हो जाए, दोनों बहुत दूरी पे चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, तो उसको तोड़ना आसान है। यानी बॉन्ड अगर नज़दीक है, एटम एक दूसरे के नज़दीक है, बहुत नज़दीक है कोवैलेंट में, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों बहुत दूर चले गए तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गया, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो उसको तोड़ना क्या है, आसान है। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो कोई पूछेगा, समझिएगा यहाँ पे नीचे में आप लोग लिख लेंगे, जो मैं लिखने जा रहा हूँ आप नीचे में लिखेंगे। तो मान लेंगे कि कोई पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या है, तो अगर इसके केस में अगर हम BL का मतलब बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, तो अगर कोई पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो A का ज़्यादा है कि B का ज़्यादा है, C का ज़्यादा है कि D का ज़्यादा है, A B C D किसका ज़्यादा है, D का ज़्यादा है ना। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो D के बाद C के बाद B और B के बाद A, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हुआ। अगर हमको कोई पूछेगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड BE का मतलब बॉन्ड एनर्जी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। कोई लिखेगा इसको बॉन्ड डेशों से, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कोई पूछेगा इसको BS लिखता है, BS का मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि चारों के केस में किसका ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, इसका ना ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ बहुत नज़दीक है, और नज़दीक है तो तोड़ना मुश्किल है, दूर अगर दोनों चले गए तो तोड़ना आसान है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो इसको तोड़ना तो आसान है ना, दूर चले गए हैं, तोड़ना आसान है, यानी तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, D के बाद C के बाद B और B के बाद A। क्लियर है ये। तो यहीं से एसिडिटी भी निकल आई,
समझिएगा, इसी का यूज़ हम लोग को करना है। इससे एसिडिटी भी निकल रहा है। कौन, अगर मान लेंगे 4 ग्लास में रखे, ये फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास एंड फोर्थ ग्लास, चारों ग्लास में उसको रख दिए और उसके बाद से थोड़ा हीट करना चालू किए, कौन तेज़ी से H+ देगा? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चलता है क्या कि नहीं, HF इज़ द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। गलत, HI इज़ द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द हैलोजन, है ये हैलोजन एसिड में। तो यानी अगर कोई पूछेगा जस्ट उसके नीचे लिखना है, मिटाता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद से अगर कोई पूछेगा कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर कोई पूछेगा तो एसिडिटी ऑर्डर में किसका ज़्यादा जाएगा? HI इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे? HBr, और HBr इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, और HCl इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। ये एसिडिक ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर है। बेसिक ऑर्डर का ये कोई हैलोजन में पूछ दिया तो बस रिवर्स कर देंगे। तो एसिडिटी का उल्टा क्या होता है? बेसिक ऑर्डर, यानी यहाँ पे बेसिसिटी भी निकाल सकते हैं। खैर हटाइए इसको, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। आएंगे एक चीज़ और, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री में कौन आता है? HClO4। उसको हेडलाइन दे करके नोट कर लेंगे, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो पहला कौन आएगा? HClO4, और HClO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे? HI। रुकिए जरा सा देख लें, बिजली तो है, आ रही है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा और साफ करते हैं, देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, HClO4। तो HClO4 इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यानी HClO4 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री, लिख लेंगे यहीं पे, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, इससे कोई नहीं, फर्स्ट लेखा लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री, फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री। और यहाँ पे जब आएंगे HI के बारे में कोई पूछेगा तो HClO के बाद HI आता है, यानी ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन होल केमिस्ट्री। ये हो गया, ये क्लियर हो गई आपकी। तो याद रखेंगे। तो अब आप जानते हैं कि सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन होल केमिस्ट्री ये है, तो यानी ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिटी बढ़ रहा है। जब सेकेंडरी हो गया तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही होगा, और जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा यानी ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी किसी भी ग्रुप की बात मैं कर रहा कि अगर ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे ग्रुप में क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तोड़ना आसान है, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा? वीक एसिड होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे अगर आप चले गए गलती से तो आप कहेंगे कि सर ये तो सारे बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को खींच चुका है, आसानी से H+ निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसका 12 में भी ये इनऑर्गेनिक में भी ज़रूरत है, ऑर्गेनिक में भी इसकी ज़रूरत है। क्लियर हो गया? ये स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे आप लोग। अब आएंगे तो उसी तरह हम लोग अब चलते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। ये तो उतर गया होगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में अब हम लोग का चलेगा, देखेंगे उसको। आएंगे अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड में चलेंगे। जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ पे हम लोग F रख देते हैं, पहले एक आते हैं पहले। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में चलेंगे तो C आएगा, और C के बाद यहाँ पे क्या आएगा? X। X का मतलब यहाँ पे कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और कौन होगा? आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। सपोज कीजिए कभी फ्लोरीन रख दिया, कभी ब्रोमीन रख दिया, कभी आयोडीन रख दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पहले मैं रख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने फ्लोरीन को रखा, इमेजिन करें थोड़ा सा, अगर यहाँ पे मैं X की जगह पे फ्लोरीन को रखा तो फ्लोरीन
इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, EN लिखा हुआ है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन किससे, कार्बन से। तो फ्लोरीन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4.0 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होती है, तो निश्चित है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो जब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो फ्लोरीन खींच चुका अपनी तरफ खींच लिया है, यानी यहाँ पे जाएंगे डेल माइनस और यहाँ पे जाएंगे डेल प्लस, यानी बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया। यानी हम कह सकते हैं अब इन अल्काइल हैलाइड, अब रुक जाइएगा, इन अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अब C लिया है ना, अब C की जगह पे हम CH3 भी कर सकते हैं क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। तो 1 2 3 4, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पे कौन, RF ले लेंगे, उसके बाद से कौन ले लेंगे, RCl ले लेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट कौन हो जाएगा हम लोग का, RBr आएगा, और नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा RI। सिमिलर जैसे HCl बताए हैं वैसा ही यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जाएगा डेल माइनस, तो इस कार्बन में है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल प्लस, यहाँ पर भी डेल माइनस, यहाँ पर भी डेल प्लस, यहाँ पर भी डेल माइनस, यहाँ पर भी डेल प्लस, यहाँ पर भी डेल माइनस और यहाँ पर भी डेल प्लस, यानी बॉन्ड विल बी पोलर। अल्काइल हैलाइड का सारा बॉन्ड क्या है, इसका पोलर है। तो यानी यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑल RX बॉन्ड विल बी पोलर, पोलर 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 पोलर, ऑल RX बॉन्ड, ऑल RX, X का मतलब हैलोजन, ऑल RX बॉन्ड विल बी पोलर, विल बी पोलर, ऑल RX बॉन्ड विल बी पोलर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, ये ना, तो अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा HI का केस में याद करें, यहाँ पे H था H था H था, तो यहाँ पे HI HC HBr HCl HF था, ये ना बॉन्ड ज़्यादा पोलर था, खींचा था इलेक्ट्रॉन को। तो ऑल RX बॉन्ड विल बी पोलर, ऑल RX बॉन्ड विल बी पोलर, बट मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन होगा, बट मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन होगा, बट मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन होगा, RF ना होगा, R और F होगा, क्योंकि इस पे माइनस और इस पे प्लस ज़्यादा जाएगा। चलिए ये भी सीख गए। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे ये शॉर्टर बॉन्ड है, और अभी मैंने बताया था ना शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यानी अगर कोई इसके बारे में पूछेगा, बॉन्ड तो पोलर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, शॉर्टर है, छोटा है, शॉर्टर बॉन्ड, और शॉर्टर बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। लेकिन ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा। तो ऐसे देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा। तो ये जो बॉन्ड आया है, ये जो बॉन्ड आई वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर बॉन्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, लॉन्गर बॉन्ड होगा ना, ये हो जाएगा लॉन्गर बॉन्ड। और जो बॉन्ड लॉन्गर होगा वो कैसा होगा, वीकर ना होगा। तो यानी लॉन्गर बॉन्ड कैसा होगा, वीकर बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड कैसा होगा, वीकर बॉन्ड होगा। तो अगर मान लेंगे कि अगर हम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कहें या बॉन्ड लेंथ एनर्जी कहें, तो अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो हम अगर हम पूछ दें, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, डेटा याद ना करेंगे, डेटा दिया हुआ है गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछेंगे एमंग अल्काइल हैलाइड, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में अगर हम जाएंगे, इसके बॉन्ड लेंथ को A बोलते हैं, B बोलते हैं, C बोलते हैं, D। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, D, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A, D B C A, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो गया। अब मान लेंगे कि कोई पूछेगा कि नहीं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर के बाद अगर कोई पूछेगा यहाँ पे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, या मैंने क्या बताया था, बॉन्ड एनर्जी, या मैंने क्या कहा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी हुआ था। तो अगर देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि जिसका बॉन्ड बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड बड़ा, रबड़ जितना ही बड़ा
रबड़ जितना ही बड़ा तोड़ना उतना ही आसान, रबड़ जितना ही नज़दीक तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रबड़ जितना ही बड़ा होगा वो पतला होता जाएगा, अंत में उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। यानी तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का ना, उसके बाद किसका? बी, उसके बाद किसका? सी, और उसके बाद डी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, यहाँ से एक रिलेशन, ये जो 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो यहाँ से सीखिए। यानी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि पूछेगा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यहाँ से क्लियर भी पिक्चर हो रहा है, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है उसमें एनर्जी कम लग रहा है, जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, देखिए ना भाई, बॉन्ड लेंथ छोटा है उसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। ये भी कंप्लीट हो गया आप लोग का। तो अगर कोई पूछेगा इसमें कि यहाँ पे कि बताइए इन तीनों के केस में कौन मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देखिए नीचे में लिखना है, कटेगा तो नहीं कटेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मान लेंगे कि अगर कोई रिएक्टिविटी, किसको तोड़ना आसान है? इसको, 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 कौन सा किसको तोड़ना आसान है? नीचे वाले को, RI को तोड़ना आसान है, यानी वो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यानी रिएक्टिविटी अगर पूछ देंगे, रिएक्टिविटी कौन तेज़ी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी रिएक्टिविटी अगर हम पूछेंगे तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा जाएगा? डी का ना, डी का, डी के बाद सी, बी, ए। रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल गया, ये क्लियर, रिएक्टिविटी ऑर्डर कंप्लीट। उसके बाद से नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो वहाँ पे क्या चलेगा? अब मान लेंगे कि रिएक्टिविटी का मतलब मैंने समझा दिया, तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? आइए उसको भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट है। 11th नहीं है, कोशिश करनी है समझ करके 12 में जाना है, आएंगे। और वैसे भी वो सारा कुछ रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको समझना होगा, क्योंकि रिएक्शन देगा वो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन आप जानते हैं, वही मैं दूंगा, कब भी नहीं पूछेगा वो। रिएक्टिविटी सीख गए, तो रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन है? RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर हम आ जाएंगे, समझिएगा, यानी अगर कोई पूछेगा कि रिएक्टिविटी एमंग हैलोजन, चार हटाइए इसको, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी किसका होगा? RI का ना, यानी RI का ज़्यादा जाएगा किससे? RBr से। RBr का ज़्यादा होगा RCl से, और RCl का ज़्यादा होगा RF से। ये क्लियर? अब आएंगे तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में यही NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी वहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ मैंने बता दी, बॉन्ड एनर्जी बता दी, वहाँ पे एक डाइपोल भी है, बगल में देखेंगे वहाँ पे जस्ट नेचर ऑफ CX बॉन्ड जहाँ पे दिया मैंने, जहाँ पे नोमेनक्लेचर खत्म किया है उसमें यहाँ पे एक डाइपोल भी दिया है। तो आइए डाइपोल भी सीख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि डाइपोल की ज़रूरत तो हर जगह आएगी, इनऑर्गेनिक में भी आएगा, ऑर्गेनिक में भी आएगा। आइए थोड़ा डाइपोल देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डाइपोल के केस में हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो RI हो गया, RF हो गया, RBr हो गया, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे आएंगे, समझिएगा, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। इसके बाद बताते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं पहले। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे मैंने RX अगर ले लिया, RX सब हैलोजन को मैंने X माना, और इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल को डाला, Nu माइनस का मतलब क्या होता है? Nu माइनस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, माइनस है ना, ऐसे समझिए ना। जैसे OH माइनस ले लेंगे, OH माइनस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। रुकिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज में कौन कौन आ सकता है? OH माइनस में मेरा न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस में मेरा न्यूक्लियोफाइल है, NO2 माइनस में मेरा न्यूक्लियोफाइल है, SO3 यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? CH3O माइनस में मेरा न्यूक्लियोफाइल है। जितने सारे माइनस के ग्रुप वाले हैं वो सारे मेरे न्यूक्लियोफाइल हैं फिलहाल अभी। इसके बाद मैं वही चालू करूँगा, आपको 11th का पार्ट है ये, लेकिन जानना यहाँ पर भी है।
न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहाँ पे हैलोजन है ना, मैं अभी इस कैरेक्टर को मैंने बताया है, ये हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इधर जाएगा डेल माइनस और ये क्या हो जाएगा डेल प्लस। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में माइनस और प्लस क्रिएट हो जाए उसी मॉलिक्यूल को मैं क्या कहता हूँ, पोलर कहता हूँ। उस मॉलिक्यूल को क्या कहूँगा, पोलर कहूँगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल ग्लास में ये भी पड़ा हुआ है, एक ग्लास में ये भी है और उसी ग्लास में इसको मैंने डाला। मतलब मान लेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने ले लिया, एक ग्लास ले लिया और इस ग्लास में मैंने क्या ले लिया, RX को ले लिया। इस ग्लास में मैंने RX को ले लिया और RX को लेने के बाद इस सारा मेरा RX है, RX को लेने के बाद इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल, जब तक नहीं डाले था तब तक ये शांत बैठा था, लेकिन जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल को डाला, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को डालेंगे रिएक्शन प्रोसीड करना चालू करेगा। ये आप जानते हैं, यहाँ पे ऊपर से हिंट्स लीजिए R और X। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डेल माइनस और यहाँ पे क्या आ रहा है डेल प्लस। ये तो माइनस है ना, माइनस के पास तो नहीं जाएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, यानी ये वाला ग्रुप कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा। यानी ये धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करेगा और जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा बस ये X यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब X निकल जाएगा तो यानी ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, R और NU जुड़ गया और यहाँ पे X माइनस के रूप में निकल गया। तो जो माइनस के रूप में हैलोजन निकला या कोई भी माइनस के रूप में जो निकलेगा उसी को हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं। 11 से पार्ट आया लेकिन समझिए लीविंग ग्रुप कहते हैं। ये आएगा बैक डोर से अटैक करेगा, Cl को यहाँ से निकालेगा। जैसे ही Cl निकला, Br निकला, I निकला, वो निकला। अब प्रश्न है कि मान लेंगे कि आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लेंगे, ये समझ गया, मान लेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में RF है, अगर किसी ग्लास में RCl है, अगर किसी ग्लास में RBr है और यदि किसी अदर ग्लास में मैंने RI को ले लिया और जैसे ही RI को लिया और इस पे चारों पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को डाला, इन सारे के केस पे हमने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल को डाला। तो ये बताइए कि तेजी से रिएक्शन कौन देगा। तो अभी मैंने सीखा है ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा था, RI का। बॉन्ड लेंथ बड़ा था, तोड़ना इसको क्या था, आसान था। तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो जब आसानी से टूट जाएगा यानी ये मॉलिक्यूल तेजी से किस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे अटैक, ये आयोडीन वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। और जब आयोडीन वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, R और NU जुड़ गया, RNU हो गया। और अभी ने बताया कि आयोडीन जैसे जैसे ये अटैक करेगा वैसे ही ये हैलोजन निकल जाएगा। हैलोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन पे क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, लीविंग ग्रुप ना, ये मेरा क्या है, लीविंग ग्रुप। तो सबसे तेजी से कौन निकलेगा, आयोडीन निकलेगा कि फ्लोरीन निकलेगा कि क्लोरीन की ब्रोमीन। आयोडीन देख रहा है ना, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, तोड़ना आसान है, आएगा तेजी से निकलेगा। यानी मेरा ये फास्ट लिविंग ग्रुप हुआ। पहले लिविंग ग्रुप था लेकिन अब कहेंगे कि ये फास्ट लिविंग ग्रुप हुआ। यानी अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप देखेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद कोई पूछेगा कि नहीं बताइए लिविंग ग्रुप, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सारा क्वेश्चन ही है, लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन माइनस। आयोडीन माइनस के बाद कौन आएगा, ब्रोमीन माइनस। नेक्स्ट कौन हो जाएगा, Cl माइनस और नेक्स्ट हो जाएगा F माइनस। लिविंग ग्रुप सबसे बेहतर मेरा कौन हो जाएगा, आयोडीन माइनस हो जाएगा। यानी लिविंग ग्रुप समझिएगा, आयोडीन माइनस में भी लिविंग ग्रुप था, एसिडिटी ऑर्डर में भी आयोडीन ही था ना। यानी यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अब इस मॉलिक्यूल को कोरिलेट कीजिए HI से। यानी यहाँ पे अगर आएंगे ऐसे उतारना है, फिर यहाँ पे नीचे उतार लीजिएगा। ये मॉलिक्यूल क्या था, पहला HF, दूसरा कौन था HCl, फिर ऐसे लिखिएगा, एरो बढ़ाते जाइए, बॉन्ड लेंथ बढ़ाते जाइएगा HI।
तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। जी सर, साइज तो बढ़ रहा है। अभी मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिटी भी बढ़ेगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और ऊपर से नीचे जाने पे लिविंग ग्रुप भी तो बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी बढ़ रहा है। यानी अगर हम कह देंगे कि बेस्ट लिविंग कौन होगा, ये तो उतर गया होगा ना आप लोगों का, बेस्ट लिविंग कौन होगा, तो बेस्ट लिविंग अगर कोई पूछेगा तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का रिएक्टिविटी भी तो यही जाएगा ना, ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। यानी यहाँ से बहुत सारा टर्म एक साथ निकला, ऊपर से भी क्या, ऊपर से नीचे जाने पे इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अगर कोई पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और ग्रुप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, उधर तो गया होगा, मिटाता हूँ पहले, नहीं यहाँ पे है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे उतारना है। यानी मैंने क्या बोला था यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोले थे, लिविंग ग्रुप, समझिएगा, लिविंग ग्रुप सबसे बेहतर कौन होगा, तो लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। जो लिविंग ग्रुप तेजी से निकलने वाला होगा वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर। हैलोजन के केस में, हैलोजन के केस में सबसे ज़्यादा बेहतर एसिडिक यही होगा। और लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी वगैरह वगैरह। ये क्लियर हो गया। यानी लिविंग ग्रुप तेज़ी से निकलेगा, आयोडीन साइज बड़ा है, रिएक्टिविटी भी आयोडीन का बड़ा होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी उसी का ज़्यादा जाएगा क्योंकि H वो तेज़ी से देगा, ये याद रखिएगा। अब प्रश्न आया कि हम लोगों का एक अम्लों का कौन सा आया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मैं अगले क्लास में कंप्लीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी क्लास चलेगी तो हम वेट करें। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये आएगा बैक डोर से अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा। कोई पूछेगा क्यों ऐसा करेगा ये, तो कहेंगे कि सर ये हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पे आएगा माइनस और इस पे जाएगा प्लस। तो जब इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो अगर उस सॉल्यूशन में कोई नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप डालते हैं तो निश्चित ही वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाएगा वैसे वैसे ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स जो निकला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। और पहले से अगर हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप, जब हम जानते हैं कि आयोडीन सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर, लिखिए जल्दी से, इतना टाइम हुआ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद से हम लोगों का आ जाएगा कौन सा, डाइपोल मोमेंट। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा आप लोग, तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का डाइपोल मोमेंट, हाँ, क्योंकि 11th उसी टॉपिक में, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के ही टॉपिक में डाइपोल मोमेंट दिया है। तो 11th का थोड़ा सा पार्ट है, उसको पढ़ के आएंगे आप लोग। डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे निकल जाऊंगा। डाइपोल मोमेंट, चलिए आज की सभा समाप्त।